गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सांगरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। 12वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं जन आंदोलनों का उदय। थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, उसमें बहुत सारे हम आंदोलनों के बारे में पढ़ चुके हैं और केवल 2 ही आंदोलन बाकी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सूचना के अधिकार का आंदोलन। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले आपको ये चैप्टर याद हो गया होगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना, अगर आप सही समय पर पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा था? चिपको आंदोलन। थोड़ा वापिस रिवाइज कर रहा था तो चिपको आंदोलन क्या होता है? चिपको आंदोलन बिल्कुल सिंपल है। सबसे महत्वपूर्ण जो बातें अपन को याद रखनी होनी है, एक तो सन याद होनी चाहिए, नेतृत्वकर्ता याद होने चाहिए, कहां पर हुआ वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो थ्योरी है एक बार पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था आपके 1973 में, उत्तराखंड में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चंडी प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौरा देवी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन, इसमें हमने 2 दल के बारे में पढ़ा था। पहला कृषक यानी कि किसानों के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था मजदूर संघ यानी कि मजदूरों के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा था दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1972 में। यह शुरू हुआ था मुंबई महाराष्ट्र के इलाके से और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे नामदेव ढसाल, जेबी पवार और अरुण कामले। और इसको जो सबसे ज्यादा आगे प्रसिद्धि मिली थी वो राजा ढाले की एक पत्रिका है साधना, उसका जो शीर्षक है काला स्वतंत्रता दिन। वहां से ये दलित पैंथर्स आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ता गया। फिर 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तब दलित पैंथर्स पूरी तरह से विखंडित यानी कि टूट गई थी और इसकी जगह फिर कौन आ गया था? बाम सैफ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बाम सैफ। तो ये हो गया आपका दलित पैंथर्स आंदोलन। फिर हमने अगला आंदोलन किया था भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, जिसको संक्षिप्त में क्या कहा गया था? BKU। भारतीय किसान यूनियन, इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में और यह शुरू हुआ था मेरठ शहर उत्तर प्रदेश से। किसानों ने अपने हित के लिए यह आंदोलन किया था और इसका जो नेतृत्व किया था वो ये पूरी यूनियन ने किया था, भारतीय किसान यूनियन। आप इसमें एक प्रसिद्ध नेता के बारे में पूछ सकते हैं या प्रसिद्ध नेता के नाम लिख सकते हैं, तो वो है महेंद्र सिंह टिकैत। इनके नेतृत्व में पूरी भारतीय किसान यूनियन ने यह आंदोलन किया था। फिर हमने अगला पढ़ा था नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसको संक्षिप्त में कहा जाता है NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, यानी कि ये मछुआरों के द्वारा किया गया एक आंदोलन है जो कि ज्यादा ये प्रभावित हुआ था। इस आंदोलन को जो गति मिली थी वो मिली थी केरल राज्य से। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के बाद में इसकी शुरुआत हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से। इसका मतलब होता है कि सरकार के द्वारा विदेशी कंपनी को समुद्र के गहरे पानी में मछली मारने की इजाजत दी गई थी। उनके लाइसेंस को रद्द करवाने के लिए, विदेशियों के लाइसेंस को रद्द करवाने के लिए हमारे भारतीय मछुआरों ने यह आंदोलन किया था। क्योंकि जब विदेशियों को मछली मारने की अनुमति मिल गई तो हमारे भारत के मछुआरे बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका रोजगार यही है मछली मारना। उनका पैसा, उनका जो काम है वो यही था, मछली मारने वाला। और पूरे विश्व के अंदर मत्स्य पालन में हमारे भारत का दूसरा स्थान है। ध्यान रखना आप। तो ये हमने पढ़ा था नेशनल फिश वर्कर्स फोरम।
फिर हमने पढ़ा था ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी का मतलब होता है शराब। शराब को बंद करवाने के लिए, ताड़ी को बंद करवाने के लिए आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1992 में। यह हुआ था आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले के दुबरगंटा गांव में। वहां पर जब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा, तब कक्षा के अंदर महिलाओं ने ताड़ी को बंद करवाने का फैसला किया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार ताड़ी की नीलामी रद्द कर दी गई, तो 17 बार ताड़ी की नीलामी रद्द कर दी गई। और ताड़ी विरोधी आंदोलन में महिलाओं के द्वारा कौन सा एक प्रसिद्ध नारा था, यही कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें 5000 गांवों की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। बहुत ही बड़ा आंदोलन था और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे राज्य के अंदर फैल गया और अंततः इस आंदोलन को सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो अभी तक हमने ये आंदोलन पढ़े थे। इस चिपको आंदोलन के अंदर ध्यान रखना आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है कि इसमें 15 वर्षों तक पेड़ों को काटने की अनुमति पर रोक लगा दी, यानी कि 15 साल तक यहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे, तब उन्होंने ये यहां पर नियम बनाया। अब देखिए, हम आज शुरू करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया था, उस कार्य को बंद करवाने के लिए जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आंदोलन की भी श्रेणियां होती हैं, जैसे कृषक अधिकार आंदोलन, मजदूर अधिकार आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन और चौथा है विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। तो इसमें देखिए आप, कृषक अधिकार आंदोलन और मजदूर संगठन या मजदूर अधिकार आंदोलन, ये आपके दल आधारित आंदोलन के अंदर आ गया। महिला सशक्तिकरण आंदोलन, ये आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन है, ये भी एक प्रकार का महिला आंदोलन था। और ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आता है आपके विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। क्या मतलब होता है इसका? विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन यानी कि हमारे देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास के साथ साथ कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जिससे जनता को बेरोजगार होना पड़ रहा है। जनता अपने मकान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहवास कर रही है। तब ये उन दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन किया गया। उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है, ध्यान देना आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, बताऊं कौन सी? देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में नर्मदा नदी का पानी बहता है। और इन तीनों राज्यों में जो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां जो बह रही हैं, उसके ऊपर नर्मदा बांध बनाए जाने की परियोजना थी, जिसका जनता ने विरोध किया था। इसमें सरदार सरोवर परियोजना आता है। सरदार सरोवर परियोजना देखिए क्या होता है, ये ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। सरदार सरोवर परियोजना सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र में बहने वाली नर्मदा नदी, साथ साथ में नोट करते जाना आप, और उसकी सहायक नदियों पर और उसकी सहायक नदियों पर और उसकी सहायक नदियों पर बांध परियोजना बनाए जाने का कार्य हुआ। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था आपके चैप्टर के अंदर, इसमें सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ये लिया हुआ है। सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन में कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहने वाली नर्मदा नदी, यह नदी 3 राज्यों में बहती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें बहने वाली नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध परियोजना बनाए जाने का कार्य हुआ कि नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा। अगला देखिए आप, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना का निर्माण हुआ। देखिए, सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहने वाली जो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, उसके ऊपर बांध बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ या उसके ऊपर बांध बनाए जाने की परियोजना का कार्य शुरू हुआ। दूसरा, गुजरात में कौन सी परियोजना बनाई जानी थी? सरदार सरोवर परियोजना, और मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना का निर्माण हुआ। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो परियोजना होती है उसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे इनका पानी बिजली उत्पादन में भी कार्य करेगा, खेतों में सिंचाई के लिए भी कार्य करेगा, लोगों को पीने का पानी मिलेगा और कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि भी होगी। यानी कि ये एक से अधिक कार्य को पूरा करने के लिए बांध बनाया जाना था। लेकिन इस बांध के साथ साथ में कहीं ना कहीं नुकसान भी थे, इसके फायदे भी थे, इसके नुकसान भी थे, बताऊंगा मैं आपको आगे। आगे देखिए आप, गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना का निर्माण हुआ। आगे लिखिए आप, नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ध्यान में रखना आप। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ? नर्मदा नदी को बचाने के लिए, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे हैं, इस बांध को नहीं बनाने के लिए यह आंदोलन हुआ। आगे देखिए आप, अगला पॉइंट आपको लिखना है, बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए यह आंदोलन हुआ।
बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए यह आंदोलन हुआ। देखिए बिल्कुल सिंपल है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में बहने वाली जो नदी है नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी, उनके ऊपर बांध बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना बनाए जाने की बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू हुई थी। नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ और बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए यह आंदोलन हुआ। यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी बांध नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि देखिए विरोध क्यों हुआ? क्योंकि बांध बनाने के, अब देखिए इसमें कुछ लाभ है और इसमें कुछ हानियां हैं। सबसे पहले इसके लाभ देखते हैं अपन। बांध बनाने के समर्थकों का मानना है कि बांध बनाने के समर्थकों का मानना है कि बांध बनाने से गुजरात सहित 3 पड़ोसी राज्यों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देखिए नर्मदा बांध परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत की हमने वो पढ़ लिए हैं कि ये नदी कौन कौन से राज्यों में जाती है। गुजरात में कौन सी परियोजना बननी थी, मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना बननी थी, यह आंदोलन क्यों हुआ? बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ। अब देखिए इसमें कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान की वजह से ही आंदोलन हुआ है। तो देखिए अब इसके जो फायदे हैं, तो बांध बनाने के जो समर्थक हैं, जो बांध बनाना चाहते हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना था कि बांध बनाने से गुजरात सहित 3 पड़ोसी राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 3 पड़ोसी राज्यों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कि इनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी जिनमें कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, दूसरा सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, तीसरा पीने के लिए पानी मिलेगा, और चौथा बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। ये देखिए जो बांध बनाने के जो लाभ थे, वो लाभ क्या क्या थे? इनके जो समर्थक थे उनका क्या मानना था बांध बनाने का? कि बांध बनाने से गुजरात सहित 3 पड़ोसी राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, साथ ही साथ कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, पीने के लिए भी पानी मिलेगा और बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। मतलब ये तो थे बांध बनाने के फायदे कि अगर बांध बनाएंगे तो ये इतने लाभ होंगे। लेकिन इस बांध को बनाने के पीछे नुकसान भी थे। देखिए आप नुकसान क्या क्या थे। मैंने बताया था आपको कि बांध बनाने के पीछे फायदे तो ये थे, और ये जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हुआ था कि इसमें कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे? देखिए आप बांध बनाने से लगभग 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ जाएंगे। नोट करते जाना साथ साथ में, डूब के क्षेत्र में आ जाएंगे। मतलब इनका क्या मानना था? यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि अगर बांध बनाएंगे तो इसमें कितने गांव पानी में डूब जाएंगे? 245 गांव पानी में डूब जाएंगे। मतलब 2.5
2.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए बांध बनाने के लिए नुकसान क्या क्या थे। देखिए बांध बनाने के लिए जमीन चाहिए, ठीक है ना। जिस नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिस नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को खाली कराना होता। खाली कराएंगे तो ही बांध का निर्माण होगा। तब गांव को खाली करवा दिया है, लेकिन अब खाली करवाएंगे तो वो लोग जाएंगे कहां पर, उनको रहने के लिए निवास कहां पर मिलेगा, उनको नौकरी कहां पर मिलेगी। वो सब अपना घर बार छोड़कर, पूरा जमा जमाया मकान छोड़कर वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान भी है। अब जैसे कि सरकार को रेलवे लाइन निकालनी है, और रेलवे लाइन निकालने के लिए हमारे, देखिए मैंने आपको पहले कहा था संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये कानून के अंतर्गत है। सरकार को जब संपत्ति चाहिए, सरकार को संपत्ति वापस ले सकती है। अगर सरकार को हमारे घरों से रेलवे लाइनें निकालनी है तो हमें हमारे घर खाली करने पड़ेंगे। हाल ही में उदाहरण है अपने जोधपुर ये सांगरिया बाईपास पर, यहाँ पर पहले आमने सामने 2 बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें थी, अब यहाँ पर बहुत बड़ी सड़क बनी है, ब्रिज बनी, तो उन दुकानों को हटा दिया गया। तो ये संपत्ति के अधिकार पर कानूनी अधिकार है पूरा, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो वही बांध बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए होती थी, और जमीन पर ये जो लोग रह रहे हैं नदी किनारे पर, जो ये 245 गांव के लोग रह रहे हैं, उनको वहां गांव से खाली करवा दिया। अब इनको खाली करवा दिया तो ये लोग बेरोजगार हो गए, इनको रहने के लिए कहीं पर कोई मकान नहीं मिला। तो इन्होंने सरकार से ये अपील की कि हमें रहने के लिए मकान चाहिए, हमें रोजगार के लिए नौकरी चाहिए, और हमारे लिए पूरी सुख सुविधाएं चाहिए, तो आप यहाँ पर बांध बनाओ। अगर आप हमें कुछ भी सुविधाएं नहीं दे सकते हो तो हम यहाँ पर बांध नहीं बनने देंगे। उसी के विरोध में यहाँ पर यह नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। तो आगे देखिए आप, 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों की यह मांग थी कि उन्हें पुनर्वास दिया जाए। लोगों की यह मांग थी उन्हें पुनर्वास दिया जाए। लोगों की क्या मांग थी कि हमें यहां से हटा तो रहे हो, हमें यहां से निकाल रहे हो, लेकिन हमें रहने के लिए जमीन चाहिए, हमें फिर से रोजगार चाहिए, हमें रहने के लिए जमीन चाहिए। और लोगों का यह मानना था, जनता का यह मानना था कि विकास कहां तक उचित है। विकास कहां तक उचित है। जनता का यह मानना था कि बांध का निर्माण तो हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास कहां तक उचित है। जब जनता को इसका फायदा ही नहीं मिल रहा है, जनता यहां से बेघर हो रही है, जनताओं का रोजगार छीना जा रहा है, तो यह आंदोलन कहां तक उचित है। इसके औचित्य पर सवाल उठने लगे। औचित्य का मतलब होता है कि यह आंदोलन कहां तक उचित है। तो यह कुछ जनता की मांगे थी। और पुनर्वास की जो मांग की गई, देखिए पुनर्वास की मांग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनर्वास की मांग सबसे पहले, पुनर्वास की मांग सबसे पहले 1988-1989 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई गई। पुनर्वास की जो मांग है कि भाई रहने के लिए हमें मकान चाहिए, इसके लिए जो सबसे पहले मांग उठाई थी वो 1988-1989 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो समाज से संबंधित काम करते हैं, उनके द्वारा मांग उठाई गई। और इसमें एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेधा पाटेकर। ये किताब में आपके नाम नहीं है, इसको साथ में नोट कर लेना आप। मेधा पाटेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर से। इन्हीं के द्वारा ही ये मांग की गई। बहुत सारी ऐसी मांगे थी, जैसे कि बांध बनाने के
अगर बांध बनाया जाएगा तो 245 गांव डूब जाएंगे, लगभग 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन्होंने सरकार से यह मांग की कि आप विकास तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि हमें पुनर्वास भी दिया जाए, हमें रहने के लिए फिर से मकान दिया जाए। जनता का यह मानना था कि ये विकास कहां तक उचित है, आप जो बांध बना रहे हो इसमें लोगों को घर से निकाला जा रहा है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, यह विकास कहां तक उचित है, इसके औचित्य पर भी सवाल उठाए गए। सबसे पहले जो पुनर्वास की मांग की गई वो मांग 1988-89 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई गई, और इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो आता है मेधा पाटेकर। ये एक समाज सेविका थी, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखिए आप, तो ये होगी सब इसकी मांगे कि भाई जनता क्या चाहती है, जनता ने इस आंदोलन को क्यों आगे बढ़ाया है, क्या वजह थी, इसकी वजह से नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जाने की परियोजना थी उसको यहां पर रोका गया था, क्यों यह आंदोलन हुआ था। अब देखिए अब गुजरात में नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया। गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया, इसका विरोध भी हुआ था। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ, आपको पता चल गया है कि इन सब की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है। इसके कुछ लाभ भी थे, लाभ मैंने अभी आपको लिखवाया था इससे पहले ही कि इससे सिंचाई में, कृषि में, बिजली के उत्पादन में और कृषि की गुणवत्ता में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। साथ ही साथ गुजरात सहित 3 पड़ोसी राज्यों को पीने का पानी भी मिलेगा। लेकिन विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ बुरे परिणाम भी हैं। वो ये थी कि बांध बनाने से लगभग 245 गांव डूब जाएंगे, लगभग 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों की यह मांग थी कि आप बांध बना रहे हो, विकास कर रहे हो, तो हमें पुनर्वास भी दिया जाए। ये आप विकास कर रहे हो, ये कहां तक उचित है। और सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 1988-89 में यह मांग उठाई गई, पुनर्वास की मांग उठाई गई थी, जिसके प्रमुख नेता थे मेधा पाटेकर, ये समाज सेविका थी। इन वजहों से नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उनका गुजरात में बहुत ही ज्यादा विरोध भी हुआ, गुजरात में इन कार्यकर्ताओं का विरोध भी हुआ था। अभी के लिए ये, आगे की कक्षा में मैं आपको इससे आगे और बताऊंगा कि भाई कहां कहां पर इसका विरोध हुआ है।